तो लास्ट क्लास में हम पावर यानी शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें एक छोटी सी बात, एक लास्ट छोटा सा स्टेटमेंट और बचा हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला तुमसे ये कोई बल्ब हो सकता है या कोई भी उपकरण हो सकता है, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये जो उपकरण है इसका प्रतिरोध R है, ये जो बैटरी है इसका EMF E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। अब यहाँ पे इसमें धारा I बहेगी। अगर मैं इस धारा I के लिए बात करूँ तो इस धारा का मान होगा I = E अपॉन परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी R+R। तो अब हमें यहाँ पे बात करनी है, हमें ये जो उपकरण है इसमें अधिकतम शक्ति चाहिए। ये जो उपकरण हमने बनाया है, ये जो भी उपकरण लगाया हुआ है इसमें अधिकतम शक्ति चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगर हमें इसमें अधिकतम शक्ति चाहिए तो जो बैटरी का प्रतिरोध है, ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ये तो फिक्स है, ये बदल नहीं सकता। हम यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये R का मान क्या हो, यानी क्वेश्चन कुछ हमारा इसका होगा R के किस मान के लिए परिपथ में अधिकतम शक्ति होगी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम चाहते हैं ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है इस प्रतिरोध का मान क्या हो जिससे हमें इस परिपथ में अधिकतम शक्ति प्राप्त हो। तो सबसे पहले हमने धारा निकाल ली। अब बेटा मुझे इस प्रतिरोध में शक्ति चाहिए, तो इस प्रतिरोध में शक्ति कितनी होगी बेटा, P = I² R। एक बार ये पूरा यहाँ पे सोल्व करके बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो हमें याद होना चाहिए। तो जैसे P = R/R, तो यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे P = I का मान ये जो हमने निकाला हुआ है, यानी मैंने ये लिख दिया E² अपॉन R+R का होल स्क्वायर इंटू R। तुमने 11th में अधिकतम और न्यूनतम यानी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है, और जब हम बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये जो शक्ति है इसका पहला अवकलन प्रतिरोध के सापेक्ष, ये वाला प्रतिरोध जो परिवर्ती है 0 होना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए सबको पता हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे अब चेक करना है। इसका मतलब हुआ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये E² तो कांस्टेंट है, यानी मैं करूँगा dr इसका E² R अपॉन R+R का होल स्क्वायर, ये इसका अवकलन करना है। तो अगर मैं इसका अवकलन करूँ तो चेक करना, ये E² तो कांस्टेंट है बेटा, मैं U/V के फॉर्मूला से कर रहा हूँ। U/V का फॉर्मूला सबको पता है, पहले ऊपर वाले का अवकलन यानी क्योंकि इसी के सापेक्ष कर रहा हूँ 1, नीचे वाला वैसा का वैसा R+R का होल स्क्वायर माइनस नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन करने सीखा होगा तुमने, R+R इंटू ऊपर वाला ऐसा कैसा अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये मैंने U/V का फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पे इसके आगे E² और गुणा है, यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता और ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 ये हो सकता है, तो इसको 0 करूँ तो चेक करना, इसमें से अगर मैंने R+R कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पे बचा R+R और यहाँ पे ये गया तो -2R, तो ये हुआ R+R, ये हो गया बेटा R-R इंटू E² अपॉन R+R⁴, ये 0 करना है मुझे। अब अगर मुझे ये 0 करना है तो ना तो ये 0 हो सकता, ना ये 0 हो सकता, ना ये हो सकता, तो 0 ही होगा। तो R-R बराबर 0 कर दो तो R = R आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ निकल के आई वो ये चीज़ निकल के आई कि अगर मैं चाहता हूँ कि परिपथ में शक्ति अधिकतम हो, अगर मैं चाहता हूँ कि परिपथ में शक्ति अधिकतम हो तो इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। अब मैं अगर ये निकालूँ शक्ति अधिकतम कितनी, तो बेटा शक्ति ये है हमारे पास, तो इसमें
स्मॉल आर की जगह यानी इन दोनों को बराबर लिख दूं तो बेटा जो अधिकतम शक्ति मुझे प्राप्त होगी यहाँ पे इस फॉर्मूले से, यानी यहाँ पे मैं इस स्मॉल आर की जगह ये कैपिटल आर लिखूँगा तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4r, या चाहो तो ई स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर। तो अधिकतम शक्ति कब प्राप्त होगी? जब R इज इक्वल टू R होगा, यानी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों बराबर होंगे तो परिपथ में प्राप्त शक्ति अधिकतम होगी। समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन थे जितने भी शक्ति वाले, बल्ब वाले, वो सारे क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, वो सारे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है उपकरण की। उपकरण जैसे यहाँ पे जनरली हमारे पास 3 उपकरण होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम अमीटर। अमीटर का काम होता है धारा नापना। दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है विभव नापना। और तीसरा होता है पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा इन तीनों में पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, उसके ऊपर थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा बनते हैं। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ गया उपकरण पर, और उपकरण में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अमीटर। तो बेटा अमीटर में क्या होता है, जैसे जनरली अब यहाँ पे उपकरण भी 2 तरह के होते हैं बेटा। एक होता है जो किसको नापता है, दृष्टि धारा, और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। ये डीसी और ये एसी। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी बात करूँ, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डीसी के लिए। हम अभी यहाँ पे परिपथ में पढ़ रहे हैं बैटरी। बैटरी का मतलब जनरली कौन सा करंट होता है, डीसी। तो सुनना यहाँ पे क्या होता है बेटा, कई बार तुम लैब वगैरह में भी देखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा होता है ये 0, ये 1, ये 2, इधर भी 1, 2। तो क्या होता है जब यहाँ से धारा, जैसे जो भी धारा गई, यहाँ पे एक सुई लगी होती है। जैसे मान लो मैंने बोला धारा 1 एम्पियर गई तो ये सुई इधर आ जाएगी बेटा, इस तरह से। अगर मान लो धारा इधर जा रही है और धारा गई 1 एम्पियर तो सुई इधर आ जाएगी। तो धारा की जो भी दिशा होती है उसके अनुसार सुई इधर या इधर चली जाती है, और जितनी धारा बहती है वो हमें यहाँ पे बता देता है। तो अमीटर का काम जो है ना, अमीटर का काम है धारा नापने का। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये बोलूँगा, अमीटर का काम, अमीटर धारा नापता है। अमीटर कौन सी धारा नापता है? अमीटर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा नापता है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा नापता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला परिपथ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध, यहाँ पे मैंने एक अमीटर लगा दिया, ये अमीटर मैंने लगा दिया। अब जैसे इस प्रतिरोध में मान लो धारा बह रही है I1, इसका मान है 10 एम्पियर। इस प्रतिरोध में धारा बह रही है I2, इसका मान है 5 एम्पियर। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूँ ये जो अमीटर है, जैसे यहाँ पे बेटा इसमें ये धारा जाएगी, कौन सी धारा जाएगी, I1। तो जो धारा इसमें से होकर गुजरेगी, किस में से, अमीटर में से, जो धारा अमीटर में से होकर गुजरेगी, अमीटर वही धारा नापता है। जो धारा अमीटर में से होकर गुजरेगी वही धारा अमीटर नापता है। तो जैसे यहाँ पे इस अमीटर में से 10 एम्पियर धारा गुजर रही है, तो सॉरी, इस अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, 10। तो किसी भी अमीटर का पाठ्यांक मतलब जो नाप रहा है, किसी भी अमीटर का पाठ्यांक वही होता है जो उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये 2 पॉइंट तो आई थिंक क्लियर होंगे। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, और अब थोड़ा सा समझने का काम करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं।
जैसे फिर समझना, तीसरा पॉइंट भी सिंपल है, आसान है। जैसे मान लो मैंने बोला ये प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है। अब मान लो इसमें धारा जा रही है, सपोज करो 10 एम्पीयर धारा जा रही है, और मैं इस धारा को नापना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे समझना, इसमें हो सकता है मैं अमीटर को ऐसे लगा दूँ, या हो सकता है मैं अमीटर को ऐसे लगा दूँ। मतलब मुझे जिस भी प्रतिरोध में धारा नापनी है, मुझे जिस भी प्रतिरोध में धारा नापनी है, उसके साथ में अमीटर को या तो श्रेणी क्रम में लगाऊंगा, उसके साथ में अमीटर को या तो श्रेणी क्रम में लगाऊंगा, या उसके साथ में अमीटर को समांतर क्रम में लगाऊंगा। अब चेक करना बेटा, अब अगर समांतर क्रम में लगाता हूँ तो जैसे ही ये धारा यहाँ पे पहुँचेगी, इसके पास दो रास्ते हैं, तो कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर जाएगी। ये कितनी धारा इधर या इधर जाएगी ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा प्रतिरोध के ऊपर कि इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है। यह हमें पता है जब समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ती है, ये हमें पता है। समांतर क्रम में धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ती है, ये तो मैं बता चुका हूँ, अभी आने भी वाला है। I1/I2 = R2/R1। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कह रहा था इसमें धारा 10 एम्पीयर जा रही है और मैं इस 10 एम्पीयर को नापना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इस अमीटर को समांतर क्रम में लगा दिया तो बेटा अब यहाँ पे धारा 10 एम्पीयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ भाग यहाँ पे भी जा रहा है। तो अगर इसका कुछ ना कुछ भाग यहाँ पे जा रहा है तो क्या मुझे 10 एम्पीयर मिलेगा? नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं समांतर क्रम में लगाऊंगा तो क्या मैं जो धारा नापना चाह रहा था वो नाप पा रहा हूँ? वो नहीं नाप पा रहा। तो इस कारण यहाँ पे अमीटर को समांतर क्रम में नहीं लगाएंगे। अब बात करता हूँ, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे 10 एम्पीयर धारा जा रही है बेटा, और यहाँ पे जैसे इसमें अब मैंने बोला ये जो धारा है 10 एम्पीयर वो इसी में जा रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं अमीटर का पाठ्यांक बोलूँ तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? I2। जैसा भी मैंने बोला था कि किसी भी अमीटर का पाठ्यांक उसमें बहने वाली धारा होती है। तो यहाँ पे अगर धारा I2 जा रही है तो इसका पाठ्यांक I2 होगा, जबकि नापना मुझे इसमें है। यहाँ पे देखो इसमें 10 की 10 धारा इसमें जा रही है, तो क्या यहाँ पे मुझे जो मुझे नापना था मुझे वो मिल रहा है? क्या मुझे यहाँ पे जो नापना था वही मिल रहा है? मैं चाहता था इसमें जो धारा जाए वो नापे, तो क्या ये वही नाप रहा है? तो जो मेरा तीसरा पॉइंट है बेटा वो यही बना, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब चलो तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं कि अब अमीटर बनाते कैसे हैं, इसकी बात करते हैं। समझना बेटा, समझना, आराम से सुनना। जैसे मान लो मैंने बोला है कि प्रतिरोध है बेटा ये R, तो क्या होता है यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए ये अमीटर का प्रतिरोध है। अब जैसे अमीटर का प्रतिरोध है, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सबकी एक लिमिट होती है, वो उससे ज़्यादा विभव या धारा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा धारा या विभव चली गई, उससे ज़्यादा धारा या विभव चली गई तो वो प्रतिरोध फ्यूज़ हो जाता है, टूट जाता है। तो जैसे मान लो इसमें अधिकतम ये 10 एम्पीयर की धारा सहन कर सकता है। ये है मेरा अमीटर, ये अमीटर है। अमीटर का भी प्रतिरोध होता है, ये सारी बात डिटेल में करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें करके समझ में आ जाएंगी। अब समझना, अब मैं चाहता हूँ बेटा कि ये केवल 10 एम्पीयर ही धारा नाप रहा है, ये केवल 10 एम्पीयर ही धारा नाप रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये धारा ज़्यादा नापे। अगर ये धारा ज़्यादा नापना चाहते हैं हम, तो क्या करते हैं बेटा, हमने ये जो अमीटर लिया यानी ये जो प्रतिरोध था इसके साथ समांतर क्रम में, इसके साथ समांतर क्रम में एक बहुत छोटा अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया।
इसके साथ समांतर क्रम में एक बहुत छोटा अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया। ये जो छोटा अल्प प्रतिरोध है, इसको एस से बता रहे बेटा, इसको बोलते हैं शंट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है अल्प प्रतिरोध। तो पहले मेरा मीटर ये था, अब ये है मेरा मीटर। अब समझना क्या हुआ, समझना यहाँ पे, जैसे मान लो ये मेरा मीटर बन गया, ये। अब पहले जब ये अमीटर था ना, कितनी धारा नाप सकता था? 10 एम्पीयर की धारा। पहले जो अमीटर था वो कितनी धारा नाप सकता था? 10 एम्पीयर की धारा। अब इसमें बात करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने बोला इसमें धारा जा रही, सपोज आई। अब हमें पता है यहाँ पे धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ती है। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे I1 और I2 का मान जो होगा वो होगा व्युत्क्रम अनुपात यानी S/R। अब समझते जाना, सुनते हैं ना। और यहाँ पे कुल धारा I1 + I2 होगी। तो ये धारा यहाँ पे बह रही है। तो अमीटर कितनी धारा नापेगा? ये I धारा नापेगा। ये अमीटर के अंदर की बात बता रहा हूँ, ये अमीटर के अंदर की बात बता रहा हूँ। पहले क्या था, मैंने बोला केवल एक प्रतिरोध है। मान लो अमीटर में केवल यही है, तो इसमें मैं लिमिटेशन है मेरी, कितनी धारा नाप सकता हूँ? मान लो 10 धारा नाप पा रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ, जिससे मैं ज़्यादा धारा नाप पाऊँ। तो मैंने क्या करा, इस प्रतिरोध के साथ में एक छोटा सा प्रतिरोध जिसको बोलते हैं शंट, वो लगा दिया। अब यहाँ पे ये कितनी धारा नापनी है मुझे? I। अब सपोज़ यहाँ पे समझना, सबसे पहला केस, जैसे मान लो मैंने बोला S = R हो गया, यानी ये अनुपात हो गया 1। इसका मतलब सपोज़ करो ये S और ये R, तो ये भी मान लो 1 है और ये भी 1 है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो I और I दोनों के मान बराबर है बेटा। तो यहाँ पे कुल धारा नपेगी 2I। जैसे मान लो दोनों बराबर हैं तो दोनों में बराबर धारा जाएगी। तो अभी मान लो इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, क्योंकि दोनों प्रतिरोध का मान बराबर है। तो अगर इसमें भी 1 जाएगी तो इसमें भी 1 जाएगी। तो बताओ ये कुल कितना नाप पाएगा? 2। कितनी धारा नाप सकता है? I। तो अब कुल धारा कितनी नाप सकता है? 2। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, सपोज़ करो ये मैंने कर दिया कि ये तो कर दिया 1 और ये कर दिया 100, यानी ये जो प्रतिरोध है ना बेटा, ये ऊपर वाला, इसको 100 कर दिया और ये 1 ही रहा। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में धारा बटेगी, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 जाएगी तो यहाँ कितनी जाएगी? 100। अनुपात उल्टा होगा। तो अब यहाँ पे कितनी धारा नाप पाएगा बेटा? ये जा रही है 100 और ये जा रही है 1, तो कुल कितनी धारा है? 101। 101 समझ में आया? कुल कितनी धारा है? 101। तो अब यहाँ पे कितनी धारा नाप पा रहे हैं हम? 101। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज़ करो मैंने अब 101 धारा नाप रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे धारा 1 जाती है तो यहाँ पे कितनी जा रही है? 100 जा रही है। जैसे सपोज़ करो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, जैसे अब मैं यहाँ पे ये जो अनुपात है ये तो हमारे हाथ में बेटा, ये जो अनुपात है ये तो हमारे हाथ में। जैसे अब मैं यहाँ पे सपोज़ ये बोल रहा हूँ तुम्हें कि मैंने रखा हुआ है ये 1 और ये रखा हुआ है 10। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे धारा 1 जाती है तो ये कितनी जाएगी? 10। तो कितनी धारा नाप सकता हूँ मैं? यहाँ पे 11 बह रही है, इसका मतलब। समझ में आया बेटा? अब समझना मेरी बात को, अब चेक करना। इसको थोड़ा इधर बना लेता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ समझ में आए। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ये मान तो है 10 और ये मान है 1, इसमें धारा जा रही है I1, इसमें धारा जा रही है I2, और ये वो धारा है जो तुम नाप सकते हो, ये मीटर है। अब समझना मेरी बात को बेटा, जैसे मैंने बोला अगर ये 1 है,
अगर ये 1 है तो ये 10 है, तो कितनी धारा नाप सकते हो? 11। अगर ये 2 है तो ये कितना है? 20 है। अब कितनी धारा नाप सकते हो? 22। अगर ये 3 है तो ये कितना है? 30 है। अब कितनी धारा नाप सकते हो? 33। इसमें यानी इस वाले प्रतिरोध में अधिकतम कितनी धारा जा सकती है? 10 एम्पियर। ये यही प्रतिरोध तो था, ये यही प्रतिरोध तो था। तो इस वाले प्रतिरोध में अधिकतम कितनी धारा जा सकती है? 10। तो मान लो मैं यहाँ पे 10 धारा बहा देता हूँ, क्योंकि ये प्रतिरोध 10 से धारा ज़्यादा अपने अंदर से जाने नहीं दे सकता। तो अगर इसमें 10 धारा जाएगी तो इसका 10 गुना यहाँ पे, तो कितना हो गया? 100। इसका 10 गुना यहाँ पे यानी कितना हो गया? 100। और यहाँ पे अगर 100 हो गया, यहाँ पे अगर 100 हो गया, तो अब बताओ पे कितना नाप सकते हैं? 110। तो अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि ये अकेला प्रतिरोध है, अगर ये अकेला प्रतिरोध है तो यहाँ पे हम 10 धारा नाप पा रहे थे, लेकिन अब मैंने इसके साथ में एक छोटा प्रतिरोध लगा दिया। जैसे ये 10 है तो मैंने एक छोटा सा प्रतिरोध 1 लगा दिया, तो अब कितनी धारा नाप पा रहा हूँ मैं? 110। तो क्या पहले की तुलना में जो मैं धारा नाप पा रहा हूँ वो बढ़ गई? वो बढ़ गई। तो पहले 1 नाप पा रहा था, अब नाप पा रहा हूँ 110। मान लो इस अनुपात को और कम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखना, ये 10 है और इसको मैंने और कम कर दिया 0.01। एस को यानी शंट को और छोटा कर दिया। तो अगर ये 10 है, इसको और छोटा कर दूँ यानी 0.01, तो अब ये अनुपात बेटा 1:100 हो गया बेटा। अब ये अनुपात 1:100 हो गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर यहाँ पे धारा 1 जाती है तो यहाँ पे कितनी जाएगी? 100। तो कितना नाप पा रहा हूँ मैं? 101। यहाँ धारा 2 तो यहाँ 200, तो कितना नाप पा रहा हूँ? 202। यहाँ अधिकतम कितनी जा सकती है? 10। तो इसका 10 गुना मतलब 100 गुना 1000, तो अब कितनी नाप सकता हूँ? 1010। तो अगर अब शायद क्लियर समझ में आएगा, अगर ये 10 था, मैंने यहाँ पे 1 रखा, अगर ये 10 था और मैंने यहाँ पे 1 रखा, यानी R का मान है 10, ये तो फिक्स है बेटा। अगर मैं S का मान रखता हूँ 1, तो हम अधिकतम नाप पा रहे थे 110, और मैंने अगर S का मान रख दिया 0.1, तो अब नाप पा रहा हूँ 1010। तो जैसे जैसे मैं S का मान कम करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं ज़्यादा धारा नाप सकता हूँ। जैसे जैसे मैं S का मान कम करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं जो नापने वाली धारा है वो मेरी बढ़ती जाएगी। तो मैं इस S को जितना कम करूँ उतना फ़ायदे में रहा मैं जितना S का मान कम करता जाऊँगा, S का जितना मान कम करता जाऊँगा उतनी नापने वाली धारा बढ़ती जाएगी मेरी, तो यहाँ पे सबसे पहली बात मुझे समझ में आई कि मैं जितना अल्प प्रतिरोध रखूँगा उतनी ज़्यादा धारा मैं नाप सकता हूँ। चलो थोड़ा और समझते हैं इसको, फिर यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो क्लियर सामने नज़र आ जाएगा। अब समझना बेटा। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला ये मेरा अमीटर बन गया और अब तुम्हें पता पड़ चुका है कि प्रतिरोध है R, इसके साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाऊंगा S, इस पूरे को बोलूँगा मैं अमीटर, और ये जो S है इसी को बोलता हूँ शंट, और ये बहुत अल्प प्रतिरोध है। अगर ये अमीटर है, ये दोनों बेटा कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो अमीटर का तुल्य प्रतिरोध यानी RA, ये अमीटर का प्रतिरोध है बेटा। ये कितना बोलूँगा? SR/R+L S, ये है अमीटर का प्रतिरोध। और ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें बता चुका हूँ मैं
कि अगर दो प्रतिरोध या प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे से भी छोटा होता है। तो जैसा अभी हमने यहाँ पे समझा, अगर ये दोनों समांतर क्रम में हैं और S का मान यानी शंट का मान इससे बहुत कम है, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना बेटा, यानी इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो शंट उससे भी बड़ा होगा, शंट उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि समांतर क्रम में हम पढ़ चुके हैं जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे से भी छोटा होता है, और यहाँ पे जो शंट है बहुत छोटा है, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो शंट से भी बहुत छोटा होगा। तो अब यहाँ पे समझना, हमने ये समझा था, बात करी थी कि अगर ये मान लो ये मेरे पास एक परिपथ दिया हुआ, सपोज़ करो ये 10 है और यहाँ पे ये एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान 10 है, तो अभी धारा मैं नाप पा रहा हूँ 1। अब मैं इसमें धारा जा रही है 1। अब मैं ये धारा नापना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं ये धारा नापना चाहूँगा यानी मैं इस मेज़र करना चाहूँगा, तो मैं इसके साथ में एक अमीटर लगा दूँ बेटा। ये है हमारा R1 जिसका मान 10 है, और ये है अमीटर, और इसका प्रतिरोध कितना है RA। तो अब एक बार बताओ, इस परिपथ में जो धारा जाएगी वो होगा I, इसको थोड़ी देर के लिए अब I1 बोल देता हूँ, ये होगा E/R1 प्लस RA। तो एक बात समझना बेटा, यहाँ पे ध्यान से चेक करना, अगर जैसे जैसे मैं RA का मान बढ़ाता हूँ, यानी अमीटर का प्रतिरोध जैसे से मैं बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे जो I1 का मान है वो घटता जा रहा है। चेक करना, अगर मैं RA यानी इसका मान 0 कर दूँ तो I1 का मान 10 ही आएगा, जो धारा हमें नापनी थी, सॉरी I1 का मान 1 आएगा जो धारा में नापनी थी। वास्तव में इस प्रतिरोध में हम तो ये नापना चाह रहे थे बेटा, तो इस प्रतिरोध में वास्तविकता में रियलिटी में कितनी धारा बह रही है? 1। तो ये मुझे कुछ कैलकुलेशन से पता पड़ रहा है, ये मुझे अब कैलकुलेशन से पता पड़ रहा है कि 1 धारा बह रही है। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेशन से पता नहीं पड़ रहा होता, अगर मुझे कैलकुलेशन से पता नहीं पड़ रहा था, मैं इससे अमीटर से नापना चाहता तो मैं ये अरेंजमेंट करता, और अगर मैं ये अरेंजमेंट करता तो अब ये धारा मुझे कितनी मिल रही है यहाँ पे I1। तो ये कितनी धारा नापता है, इसका पाठ्यांक कितना होता I1। किसी भी अमीटर का पाठ्यांक उसमें बहने वाली धारा होती है, बात कर चुके हैं। तो चेक करो, अगर मैं यहाँ पे अमीटर का प्रतिरोध 0 कर दूँ तो I1 का मान I आ रहा है जो वास्तविक मान है, लेकिन जैसे जैसे मैं अब इसका मान बढ़ाऊँगा वैसे वैसे I1 घटता जाएगा। तो इसका मतलब जैसे सपोज़ करो अब मैंने बोल दिया RA यानी इसका प्रतिरोध भी 10 है, तो क्या यहाँ पे इसका मान 0.5 आ गया, जो कितना हुआ वास्तविकता का आधा। तो क्या यहाँ पे गलती यानी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि बढ़ती जा रही है? तो तुम इसका जितना मान बढ़ाओगे प्रतिशत त्रुटि उतनी बढ़ेगी, इसका मान जितना बढ़ाओगे उतनी प्रतिशत त्रुटि बढ़ेगी। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि RA यानी प्रतिरोध अमीटर का कम होना चाहिए। अब आओ इधर, तुम जितना ये कम करोगे उतना अमीटर का प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि जितना शंट कम लगाओगे जो अमीटर का प्रतिरोध है वो शंट से भी कम होगा। तो ये जो शंट है, इस शंट को पैरेलल में और कम लगाने से, इस शंट को पैरेलल में और कम लगाने से मुझे 2 फ़ायदे हो रहे हैं। पहला फ़ायदा कि इसको मैं जितना कम करूँगा, इसको मैं जितना कम करूँगा मैं उतनी ज़्यादा धारा नाप पाऊँगा। दूसरा फ़ायदा, मैं इसको जितना कम करूँगा उतना ही कम तुल्य प्रतिरोध होगा, और जितना कम तुल्य प्रतिरोध होगा उतनी ही प्रतिशत त्रुटि कम होगी। अगर मैं किसी तरह से अमीटर का पाठ्यांक 0, अमीटर का प्रतिरोध 0 कर दूं तो मुझे वास्तविक पाठ्यांक मिल रहा है बेटा। तो ये वास्तविक मतलब ये तो आदर्श स्थिति होगी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो तीसरी यहाँ पे काम की बात जो आई वो यहाँ पे हमने जो समझा वो ये आया कि मैं इसको जितना कम करूँगा, ये जितना अल्प होगा उतना ज़्यादा मेरे को वास्तविक पाठ्यांक मिलेगा और उतना ही मैं अधिक धारा नाप पाऊँगा। तो अमीटर में समांतर क्रम में
एक अल्प प्रतिरोध लगाते हैं जिसे शंट कहते हैं। ये जो बना हुआ है, क्लियर है? ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। और पांचवा, मैं चाहता हूं वास्तविक मान, तो बेटा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अभी जो समझाया, ये है R1 और ये है R है। अगर ये 0 हो जाएगा तो मुझे वास्तविक मान मिल जाएगा, और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतनी ज़्यादा प्रतिशत त्रुटि बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अमीटर के लिए जितनी भी बातें हैं सारी बात कर देता हूँ एक बार। अमीटर क्या नापता है? अमीटर नापता है धारा। अमीटर का पाठ्यांक यानी उसमें बहने वाली धारा, तो अमीटर वो धारा नापता है जो उसके अंदर से प्रवाहित होती है। दूसरी बात, अमीटर हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं? अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यहाँ पे अगली बात क्या है? अमीटर को मतलब अमीटर की बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रतिरोध के साथ एक अन्य प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाते हैं जो बहुत ही कम होता है, जिसको बोलते हैं अल्प। तो और ये अल्प प्रतिरोध जो होता है इसी को बोलते हैं शंट, जैसा बोर्ड पे भी मैंने चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा शंट कम होगा हमें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितना शंट कम होगा उतना ही कम अमीटर का प्रतिरोध होगा, और जितना कम अमीटर का प्रतिरोध होगा हम उतनी अधिक धारा नाप सकते हैं, और जितना प्रतिरोध कम होगा अमीटर का हमें उतना ही वास्तविक मान मिलेगा। तो और ये आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो ये थी बेटा अमीटर की बातें, यानी अमीटर क्या होता है। क्लियर यहाँ तक?